हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 23 को। इससे पहले हमने 22 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी अगर मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। अब एग्ज़ाम भी पास आने वाला है तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। खान सर की बुक से भी हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग उसको भी नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अभी ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन में आज हम देखेंगे सेट नंबर 23 को। इसमें 24 प्रैक्टिस सेट है। अब इसमें बस एक प्रैक्टिस सेट बचा है, तो उसके बाद मैं एक पोल डालूंगा, आप लोग उसमें बताएंगे कि इसके बाद किस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना है, तो मैं उसका स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपको हर एक क्वेश्चंस को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि उस क्वेश्चन की एक्स्ट्रा फैक्ट ही किसी नए क्वेश्चंस के तौर पे एग्जाम में पूछ दिए जाए। तो इसलिए हमें सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 23 को। सेट नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया था? तो किस संवैधानिक संशोधन के तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ये जो संविधान संशोधन है ये वर्ष 2011 में हुआ था। इसके तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया था। आपको एक संविधान संशोधन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें पहली बार प्रस्तावना में संशोधित हुआ था, जो कि अभी तक बस एक ही बार हुआ है। तो 42वां हो गया। 44वां हो गया, इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हो गया, इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां हो गया, इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हो गया, जो कि दल बदल से संबंधित है। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन हो गया, जो कि GST से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन हो गया, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। तो संविधान संशोधन को आपको कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी कुछ डिस्कस किया है 8-10, और आप लोग और देख लेंगे कुछ। तो लगभग अभी तक 105 या 6 बार हो चुका है, जिसमें से 50 के आसपास जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको वन लाइनर के तौर पे याद हो जाएगा। आप उसको एक बार ओवरव्यू कर लेंगे तो ये रहेगा कि नज़र के सामने से गुजरेगा तो याद आ जाएगा। तो सभी संवैधानिक संशोधन को इंपॉर्टेंट जो है उनको आप देख के चलेंगे। तो हमारा पहला का आंसर जो है ऑप्शन डी है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 2. भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक रूप से जो स्पष्ट किया गया है ये अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 में। ये अनुच्छेद 32 जो है ये क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार जो है ये हमने ब्रिटेन अमेरिका से लिया है, ब्रिटेन से नहीं लिया है। हमने मौलिक अधिकार जो है वो USA से लिया है। हमारे संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है, जिसमें आर्टिकल 32 जो है ये क्या कहता है, तो इसमें हमें 5 प्रकार की रीट प्राप्त होती है। सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो 5 प्रकार के रीट जारी करती है कि कोई भी अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसके लिए वो रीट जारी करती है। हाई कोर्ट जो है वो 226 का प्रयोग करके रीट जारी करती है। तो इसी में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3. भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो भू राजस्व के लिए जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, अगर ये पूछ ले किसका संबंध किससे है, तो ये भू राजस्व से है, अस्थायी बंदोबस्त का। और इसको किसने लागू किया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। और इसमें भू राजस्व का जो व्यवस्था था वो 89% कंपनी को जाता था और 11% जो है वो जमींदार को प्राप्त होता था। और अस्थायी बंदोबस्त जो है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि अस्थायी बंदोबस्त इसका जनक कौन है, तो अस्थायी बंदोबस्त का जनक जो है वो जॉन शोर है। ये भी ध्यान में रखेंगे। 4. कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे?
तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। और इनका संबंध किस वंश से है? तो इनका संबंध पूर्वी गंग वंश से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही हम ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो है वो गंगदेव के द्वारा बनवाया गया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर ये पूर्वी गंग राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। तो दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ कुछ और मंदिर है, जैसे कि कोणार्क का मंदिर और खजुराहो के मंदिर के दीवारों पर क्या है? अश्लीलता का चित्रण मिलता है। कोणार्क के मंदिर और खजुराहो के मंदिर में की दीवारों पर अश्लीलता का चित्रण मिलता है। कांचीपुर का मंदिर जो है वो पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। तो इन सब फैक्ट को आप याद रखेंगे। 5. निम्नलिखित में कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर जो है ये गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, जो कि एक भारत का ही हिस्सा है। इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि आपको दो चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, एक कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और एक है भारत में सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है पीओके। और भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में अभी स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। तो दोनों टर्म में आपको डिफरेंस याद रखना है। एक है भारत की, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है, और अभी ये तो भारत का हिस्सा है ही, लेकिन ये भारत में स्थित है, तो इसलिए दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। 6. निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देश और उस देश की मुद्रा दिया हुआ है। तो म्यांमार का मुद्रा बहत नहीं होता है, म्यांमार का मुद्रा जो ये कयात होता है। थाईलैंड का मुद्रा कयात नहीं बहत होता है, तो इन दोनों को उल्टा दिया हुआ था। वियतनाम का मुद्रा क्या होता है? वियतनाम का मुद्रा होता है डोंग। और कंबोडिया इसका मुद्रा जो है वो रियल होता है। तो ये जो है ये सही मिलान है। हमसे यहाँ पे यही पूछ रहा था कि सही सुमेलित कौन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देश, मुद्रा और उसकी राजधानी को जरूर याद रखेंगे। बहुत सारे सेट में, मतलब लगभग हर सेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस सेट लगाने का यही फायदा है कि आपको पैटर्न के बारे में पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो हमें उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, क्यों आगे गलती ना हो उससे। तो आप लोग अगर सेट को अच्छे से देखते हैं तो प्लीज़ इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। सेट लगाने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब आपको ध्यान में रखना होता है। तो नुकसान तो नहीं होता है, फ़ायदा ही होता है। तो आप फ़ायदे को देखेंगे कि क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो भारत और श्रीलंका को कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो यह है पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। 8 डिग्री चैनल ये कहाँ पे स्थित है? तो मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल ये छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। और एक है 9 डिग्री चैनल, ये कहाँ पे है? लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच में स्थित है। और डंकन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य स्थित है, डंकन पास। ग्रैंड चैनल ये सुमात्रा व निकोबार के मध्य स्थित है, ग्रैंड चैनल। तो इन सबको आप ध्यान में रखेंगे। 8. निम्नलिखित में कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ब्रिटिश के सहयोग से कौन सा स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका दुर्गापुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था, एक भिलाई में, एक राउरकेला में और एक दुर्गापुर में। दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई में रशिया की सहायता से और राउरकेला में जर्मनी की सहायता से। तो दुर्गापुर और भिलाई को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रिटिश जो है वो बंगाल के क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय थे, तो दुर्गापुर जो है ये वेस्ट बंगाल में है, तो ब्रिटेन की सहायता से ये लगाया गया होगा। भिलाई तो हमारा भलाई कौन करता है? इंडिया का भलाई हमेशा रशिया सोचता है, तो भिलाई जो है वो रशिया के सहयोग से स्थापित किया हुआ है। और राउरकेला बच गया तो ये जर्मनी की सहायता से। बोकारो वाला जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। कभी कभी ये पूछ लेता है कि द्वितीय में कौन कौन सा स्थापित हुआ था, और इसमें से बोल देता है ये ऑप्शन में बोकारो भी डाल देता है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि बोकारो जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे।
यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। 9, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो भारत को उत्तरी और दक्षिणी भाग में जो है वो कर्क रेखा बांटता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एकमात्र काल्पनिक रेखा है जो भारत से गुजरती है, कर्क रेखा, और ये लगभग 8 राज्यों से, लगभग नहीं 8 राज्यों से ही गुजरती है। इसको पश्चिम से पूरब का क्रम याद रखेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका आप ऐसे क्रम याद रखेंगे क्योंकि क्रम में पूछ लिया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये कितना डिग्री से गुजरता है? 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से, और ये जो है 5 राज्यों से गुजरता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 10, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र जो है ये डिगबोई में है, असम के डिगबोई में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना जो है वो असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा 1901 में की गई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मथुरा में कौन सा है? तो मथुरा में जो है ये मथुरा तेल शोधक कारखाना है। मथुरा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। 11, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने सुलह एक कुल की नीति को लागू की थी? तो सुलह एक कुल की नीति को लागू अकबर ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका अर्थ क्या था कि सार्वभौमिक सौहार्द व शांति को स्थापित करना, सुलह एक कुल की नीति के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में एक नए धर्म की भी स्थापना की गई थी जिसे हम दीने इलाही कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और 1583 में दीने इलाही संवत भी अकबर ने चलवाया था, तो इन सब बात को आप ध्यान में रखेंगे। 12, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थानों के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1882 में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रभाव लाना जो था ये लॉर्ड रिपन ने ही उस समय प्रयास किया था, इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर आपसे इसके संदर्भ में, ऐतिहासिक संदर्भ में पूछ ले कि इतिहास में स्थानीय स्वशासन की जो परिकल्पना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये चोल साम्राज्य में किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चोल साम्राज्य के समय में भी स्थानीय स्वशासन का जो अवशेष है, मतलब उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है कि सर्वप्रथम जो है स्थानीय स्वशासन, इसकी परिकल्पना चोल राजाओं के द्वारा की गई थी। उसके बाद ब्रिटिश भारत में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, तो इन सबको आप ध्यान में रखेंगे। 13, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेख में जो है ये ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक, ये तीनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अशोक का जो मानसेरा और शहबाजगढ़ी वाला वृत्त शिलालेख है उसमें खरोष्टी लिपि मिला है, इसको ध्यान में रखेंगे। और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। तो सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने, इसको भी ध्यान में रखना है। 14, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो उत्तर भारत में जो मंदिर होती है वो किस शैली की होती है? तो वो नागर शैली की होती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसकी एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये गोपुरम जो है ये उत्तर भारत के मंदिर की विशेषता नहीं है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। दक्षिणी भारत में जो शैली होती है वो द्रविड़ शैली होती है, और दक्षिणी और उत्तरी के बीच वाला जो शैली होती है इसमें कौन सा होता है? ये बेसर शैली होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि उत्तर भारत का मंदिर जो है वो नागर शैली में बना होता है, और इसकी विशेषता शिखर होती है, गर्भगृह होती है और प्रदक्षिणा होती है, गोपुरम नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 15, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? तो होयसल वंश की राजधानी जो थी वो द्वार समुद्र थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द्वार समुद्र को ही अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया था। यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है साउथ में बहुत एक्सपेंड किया था, लेकिन होयसल वंश का जो द्वार समुद्र था इसको नहीं जीत पाया था। 16, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया गया है? तो कांग्रेस का नरम दलीय नेता जो है इन दिए गए ऑप्शंस में गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाल, बाल और पाल, इनको गरम दल का नेता कहा जाता था, इसको ध्यान में रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, इनका संबंध जो है वो नरम दल के नेता से है।
और ये नरम दल और गरम दल जो है ये कब विभाजित हुआ था इनका? 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। उसी अधिवेशन के बाद कांग्रेस जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से दोनों मिल जाते हैं और मुस्लिम लीग भी मिल जाती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी फिर से जुड़ाव हो जाता है और गरम दल और नरम दल का भी जुड़ाव हो जाता है। 17 भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? तो स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे पहले घटना जो है ये कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार ये जो है ये 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और ये 1938 का है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो है ये कब का है? 5 मार्च 1931 का। तो दिए गए ऑप्शंस में सबसे पहली घटना जो है कांग्रेस का गया अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 18 आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो रानी झांसी रेजिमेंट जो है ये लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का जो है कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति बनाया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो है आज़ाद हिंद फौज में ये बहुत सारा ब्रिगेड बनाया हुआ था, जैसे कि सुभाष ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाया हुआ था, जिसका जो कमांडर थी वो लक्ष्मी सहगल थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 19 सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदी बाड़ा यानी कि डॉक यार्ड था? तो डॉक यार्ड का जो साक्ष्य है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये लोथल जो है ये वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम स्थल भी है। सबसे प्राचीनतम स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो लोथल ही है। 20 वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? तो वल्लभाचार्य ने जो है ये शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ और आचार्य है और उनका जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि शंकराचार्य, इन्होंने अद्वैतवाद की जो परिकल्पना है वो दी थी। निम्बकाचार्य, इन्होंने द्वैतवाद की बात कही थी। माधवाचार्य, इन्होंने द्वैतवाद की बात कही थी। वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद की बात कही थी, जो हमारे क्वेश्चंस में पूछा है। और रामानुजाचार्य ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे, तो इन सभी को आप याद रखेंगे, आचार्य और उनके सिद्धांत को। 21 कारकेड वंश की स्थापना किसने की थी? तो कारकेड वंश की स्थापना जो है ये दुर्लभ वर्धन के द्वारा की गई थी, दुर्लभ वर्धन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये कारकेड वंश जो है इसका संबंध कश्मीर के क्षेत्र से है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस राजवंश की राजधानी जो थी वो श्रीनगर थी। कारकेड वंश की राजधानी जो है वो श्रीनगर थी। 22 दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक जो है ये खिज्र खान है। खिज्र खान। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों का जो क्रम है उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गुलाब खिले तो सांस लो। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद खिज्र वंश, उसके बाद लोदी वंश। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, गुलाब खिले तो सांस लो। और सैयद वंश का संस्थापक जो है वो खिज्र खान है। 23 निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो भारत के प्रथम विधि मंत्री जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो है ये 1947 में गठित किया गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 24 संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर किया जाता है? तो संघ और राज्य के बीच में जो वित्तीय आवंटन है ये किसकी सिफारिश पे किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पे। वित्त आयोग की जो चर्चा है ये आर्टिकल 280 के अंदर है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 280 में वित्त आयोग की चर्चा है, यानी कि ये वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्थान है और इसी की सिफारिश पर राज्य और केंद्र के बीच में जो है वो वित्तीय आवंटन किया जाता है।
25 संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए हुए हैं? तो हमारे संविधान में भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। और हमारे देश में जो है वो एकल नागरिकता है जो हमने ब्रिटेन की संविधान से लिया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। भाग 1 में क्या है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है, आर्टिकल 12 से 35। और भाग 4 में डीपीएसपी की चर्चा है, आर्टिकल 36 से 51। 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये सही बात है, मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और दूसरा है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यालय होता है। तो राज्य में मुख्य सचिव का जो है वो कोई नियत कार्यालय नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। वो पद सोपान के शीर्ष पर मुख्य सचिव होता है राज्य सचिवालय के अंदर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें पहला जो है बस कथन एक सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 27 विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस जो है ये मनाया जाता है हर वर्ष 10 नवंबर को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिणी भारत का राजवंश था। तो कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए कौन सा राजवंश विख्यात था? तो अभी मैंने इससे पहले जब एक बार क्वेश्चन आया था ऊपर में कि ब्रिटिश में किसने शुरुआत की थी स्थानीय स्वशासन की, तो मैंने बताया था वहाँ पे लॉर्ड रिपन। और साथ ही साथ मैंने इस बात की भी चर्चा की थी कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्राचीन में किसने किया था या फिर कौन सा ऐसा राजवंश था। मैंने वहाँ पे बताया था कि चोल राजवंश, और आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29 मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो मक्का में सफ़ेद कली जो है ये जिंक की कमी से होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 30 निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 243 243 के 6 में क्या दिया हुआ? पंचायतों की शक्ति के बारे में प्रावधान दिया हुआ, यानी कि स्थानीय स्वशासन की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 31 काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो काली मिट्टी जो है ये भारत के महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों में मिलती है, तो उपयुक्त सभी प्रदेशों में मिलती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और यह कपास की खेती के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, काली मिट्टी। 32 पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम जो है ये 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पे गिराया गया था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो था ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता था, पहला परमाणु बम जो था। तो ये नागासाकी पे नहीं, हिरोशिमा पे गिरा था। नागासाकी पे दूसरा बम गिरा था, ये 9 अगस्त को गिरा था। एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। 33 भारत गणतंत्र बना। तो भारत जो है ये गणतंत्र कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया तब हम गणतंत्र बने थे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 34 भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये वर्ष 1942 में हुआ था। 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। 8 अगस्त को ये पारित हुआ था कि 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जाएगा, तो 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लागू किया गया था। लेकिन क्या हुआ था, 0 आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया था। 35 मेगास्थनीज भारत आया था। तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज, और इसी ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका, जो कि पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी देती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 36 कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा जो है ये एक हड़प्पा युगीन सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहीं से जुते हुए खेत के भी प्रमाण मिले हैं। गुजरात से संबंधित कौन सा है? तो बहुत सारा है, धौलावीरा है, लोथल है, ये सब जो है गुजरात से ही संबंधित है। और धौलावीरा जो है
ये दूसरी सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन स्थल भी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और रोपर जो है, रोपर उसका संबंध पंजाब से है। रोपर जो है वहाँ पे ये सतलज नदी के किनारे था रोपर। 37 दक्षिणी भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा जो है ये तमिल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 38 कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। तो अभी पीछे क्वेश्चंस में जब काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है वहाँ पे मैंने ये चर्चा किया था कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 39 वृहत संहिता का रचयिता कौन था। तो वृहत संहिता के रचयिता जो है ये वराह मिहिर थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। और वराह मिहिर जो थे ये गुप्त काल से संबंधित है। 40 लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कुल 36 द्वीपों से मिलकर बना है लक्षद्वीप। 41 हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार एवं निपुण को कहाँ लॉन्च किया गया है। तो निस्तार और निपुण जो है ये क्या है, तो ये ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है जो कि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसका निर्माण जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के द्वारा किया गया है। 42 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अनुसार मूंग की कीमत प्रति कुंटल निर्धारित किया है। तो मूंग की जो कीमत है वो कितना निर्धारित किया गया है, तो ये किया गया है 8,558 रुपये प्रति कुंटल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 43 भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई है। तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसका स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को है, तो ये श्रीलंका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्रीलंका जो है ये ब्रिटेन से 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। तो यह हर वर्ष 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 44 पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद है। तो पेरियार बांध विवाद जो है ये किन 2 राज्यों में है, तो केरल और तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 45 नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो नगर निगम का हेड महापौर उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा जो है वो 74वां संविधान संशोधन किसके द्वारा दिया गया, 1992 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। 45 जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख जो है ये मिशेल बुलॉक नियुक्त हुई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो भी पहली होती है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है, तो इसलिए ध्यान में रखेंगे। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसकी भी पहली महिला सचिव बनी है सेलेस्टे सालाओ, इसको भी ध्यान में रखेंगे। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टे सालाओ, इसको भी याद रखेंगे। 47 गिड्रा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो गिड्रा जो है इसका संबंध जो है ये मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 48 पेले जिनका निधन हाल ही में हो गया है किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो पेले का जो संबंध है वो ब्राज़ील से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 49 बथुकम्मा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो बथुकम्मा जो है ये इसका संबंध तेलंगाना राज्य से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी को हम क्या कहते हैं, तो फूलों का उत्सव भी कहते हैं बथुकम्मा को। 50 हाल ही में मई 2023 में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों के अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक परीक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसरो के द्वारा जो इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है इसका नाम रखा गया है स्टार्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 51 निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। ऊर्जा का समृद्ध स्रोत जो है यह लिपिड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
52 मानव शरीर में ग्रीवा केसरुको की संख्या कितनी होती है? कर्विकल वर्टेब्रे इसकी संख्या कितनी होती है हमारे मानव शरीर में? तो ये 7 की संख्या में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 53 कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो ये जो है ये दमा और तपेदिक से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 54 दो प्रतिरोधकों 2 और 6 को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 6 रेसिस्टेंस वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है। तो इसका जो ये 2 और 6 है इसको श्रृंखला में जोड़ते हैं तो इसका आर मतलब टोटल आर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 8 रेजिस्टेंस। और हमसे क्या पूछ रहा है? तो 12 वोल्ट का बैटरी से जोड़ा जाता है और 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे? 12 वोल्ट अपॉन क्या करेंगे? 8 करेंगे, क्योंकि हमारे पास R इक्विवेलेंट 8 आया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे हमें 6 कन्फ्यूज़न के लिए दिया हुआ है। तो ये आपका आएगा 1.5 एम्पियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 55 निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो दलहन फसल के पौधों में कौन सा होता है? तो ये राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 56 डैश कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिसे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है? तो ये पोर्ट कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। 57 धान के खेतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो धान के खेत से जो है ये मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मीथेन को हम CH4 लिखते हैं। 58 निम्नलिखित विकरणों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? घटते हुए तरंग दैर्ध्य के स्थान पर आधार पर इसका विन्यास हमें बताना है। तो इसके तरंग दैर्ध्य के आधार पर इसका विन्यास क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आएगा आपका माइक्रोवेव, उसके बाद आएगा आपका दूसरे नंबर पे इंफ्रारेड, उसके बाद आएगा परामैग्नी, उसके बाद आएगा गामा किरणें। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 59 कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है ये कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 60 ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 61 क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम का कुछ और अयस्क है जैसे कि बॉक्साइट, एल्यूनाइट, कोरंडम, काओलिन, और ये क्रायोलाइट तो है ही। तो इन सभी को याद रखेंगे। 62 सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ था? तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार है वो किस कार्य के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। E = mc²। 63 यदि 2000 कूलाम आवेश को V वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो V का मान ज्ञात करना है। तो V का मान कितना आएगा? तो हमारे पास Q का मान दिया हुआ है 2000 कूलाम, W वर्ग 90 जूल, और विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर, तो ये होता है विद्युत ऊर्जा, यानी कि ये कितना है? 90 जूल, विद्युत ऊर्जा 90 जूल अपॉन क्या हमारे पास चार्ज है? 2000। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 0.045। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 64 वांडर वाल्स के समीकरण में ए की विमा है, तो ए की विमा यहाँ पे कितना आएगा? तो ये आएगा आपका ml⁵ T⁻⁻²। ये कैसे आता है? तो ये तो फॉर्मूला पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। वास्तविक गैस समीकरण में P का विमान कितना होता है? विमा, तो ये A/V² के बराबर होता है P का। तो उसके बाद क्या किया है यहाँ पे? तो P = A/V², तो A = PV²। तो ये क्या होता है? दाब इंटू आयतन का होल स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा? ml-1
T-2, ये दाब हो गया। और आयतन का क्या होता है, L⁻³ होता है। इसका होल स्क्वायर 2 हो गया। तो ये बन के कितना आ जाएगा, ml5 T⁻²। 65 समान विमानों वाला युग्म है। तो समान विमान वाला युग्म कौन सा है, तो ये कार्य बल आघूर्ण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन दोनों का बीमा जो होता है ये कितना होता है, ml2T-2। कार्य और बल आघूर्ण का समान बीमा होता है। 66 कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। कोशिका के आसपास गैसों के संचलन की प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। 67 निम्न में कौन वसा के पाइशीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो वसा के पाइशीकरण के लिए पित्त जिम्मेदार होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 68 ऑर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ऑर्गोकैल्सिफेरॉल जो है ये विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये थाइमीन। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो वह टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का तो वो है फिलोक्विनोन विटामिन। तो इन सबको याद रखेंगे रासायनिक नाम को। 69 मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है, तो मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ये किस में होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन KLMN होता है। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, यानी कि 2, 8 और 2। तो ये होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं जो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता हो। तो ये होता है M में, M कक्षक में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 70 द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, LPG सिलेंडर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का उपयोग किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 71 क्लोरामाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है ये टाइफाइड के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 72 एक अवतल लेंस के कुछ मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है, तो ये किस ओर झुकी हुई प्रतीत होती है, तो फोकस की तरफ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 73 मनुष्य के शरीर के किस भाग को इंसुलिन का स्रावन होता है, तो इंसुलिन का जो स्रावन है वो मनुष्य के किस भाग से होता है, तो पैनक्रियाज से होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये इसी में बीटा सेल जो है ये प्रभावित हो जाता है, तब क्या होता है, तो बोलते हैं शुगर की बीमारी हो गई है। 74 पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो पेलेग्रा जो रोग है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, तो शरीर के भार में कमी आ जाती है, साथ ही ओठ, जीभ तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। और B12 की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है। 75 पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है, तो पशुओं में फुट एंड माउथ नामक रोग जो है ये विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज ही हमारा सेट नंबर 23 कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, जो इसका आखिरी प्रैक्टिस सेट है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का 24 नंबर प्रैक्टिस सेट। साथ ही साथ हमारा खान सर की पुस्तक से भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अब किस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना है, और नहीं तो मैं यूट्यूब पे एक पोल भी डालूंगा, उसमें मैं पब्लिकेशन का नाम लिख दूंगा। आप हमें बताएंगे कि किसका प्रैक्टिस सेट अब स्टार्ट करना चाहिए हमें, तो उसी अनुसार प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। 24 प्रैक्टिस सेट इसमें लगभग अब कंप्लीट होने वाला है, तो सारे सेट को आपको अच्छे से देखना है। इसका PDF हम आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पे कुछ दिनों में।
अभी मैं फ़िलहाल क्वेश्चंस को फोटो को अपलोड कर देता हूं अपने व्हाट्सएप चैनल पे, लेकिन मैं प्रॉपर पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देता है, तो इसलिए मैं वहाँ पे फोटो अपलोड कर देता हूँ। तो इसका प्रॉपर जीके जीएस के साथ जो पूरा 150 क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। खान सर का जो पीडीएफ है वो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है सेट नंबर 8 तक। तो आप लोग जाके सारी सेट को लगा लीजिएगा अच्छे से और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जितने ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी करवाना है, तो मैं अभी इसके बाद उन्हीं का इसी बुक से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी करवाने लगूंगा, क्योंकि हमारा खान सर की पुस्तक से जीके जीएस वाला अभी प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, तो वो चलता रहेगा और साथ में ये रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चंस चलते रहेंगे। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 24 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।